जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ पढ़ेंगे समास। कक्षा 7 में ये पाठ 11 है और कक्षा 8 में ये पाठ 13 है। ठीक है। समास, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या होते हैं समास। देखिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, छोटा करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है ना, कि क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें कि समास जो क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, समास को छोटा करना, शाब्दिक जो अर्थ है इसका। अतः जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, पद मतलब शब्द मिलते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं, जब मिलते हैं और उनमें से विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति आप जानते हैं कि जो कारक चिन्ह होते हैं उसमें बीच में विभक्ति लगती है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, ये विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तो उस वहाँ पर समास या समास को हम समासिक शब्द भी कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है। जैसे रसोई के लिए घर, के लिए क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह है ना, के लिए। तो इसमें के लिए विभक्ति हमने हटा दी तो क्या बन गया, रसोई घर। ठीक है। अब आगे आता है आपका, इसकी परिभाषा बनाएंगे। इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह मतलब समास को जो ये दो या दो से अधिक जब शब्दों का मेल करते हैं तो समास बनता है, और जब इन दो या दो से अधिक शब्दों को विखंडित माने अलग अलग किया जाता है तो वहाँ पर समास विग्रह होता है। ठीक है। इसकी परिभाषा सिर्फ यही है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आगे देखिए, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। ठीक है ना, कि किसी समस्त पद को, समस्त पद मतलब जुड़ा हुआ माने समास या समासिक शब्द। समास को समासिक शब्द भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं और समास भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जब इनको हम अलग करते हैं, पृथक करते हैं, विभक्ति हटा देते हैं इसमें से, जैसे समास का विग्रह करना है तो विभक्ति को हटा दिया जाता है। कैसे, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर, विद्या प्राप्त करने के लिए घर, विद्यालय, तो के लिए हम हटा देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। ऐसे ही माता पिता, माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ माता और पिता के बीच में, तो योजक चिन्ह हटाया तो यहाँ पर आ गया और। ठीक है। अब आगे, जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना है उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि दो शब्दों से मिलकर बनता है समास, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। तो जब समस्त पद भी कहते हैं समास को और समासिक शब्द भी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। दो पद मतलब दो शब्द होते हैं। तो एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। माने दो शब्दों से मिलकर बनता है समास से ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं, है ना। तो इसमें दो पद होते हैं और पहला पद जो होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार से समस्त पद के दो भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समस्त पद मतलब समास के दो भेद हैं, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद। अब आ जाते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी कक्षा 7 की किताब में ये 4 दिए हुए हैं और कक्षा 8 की किताब में 5 दिए हुए हैं। बस 5 ही भेद दिए हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन जो सही वो है उत्तर यह है कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि और द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। समास के बारे में अलग अलग परिभाषा इनकी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अभी मैंने आपको बताया कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और इसमें जो पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास में क्या कह रहे हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय वो होते हैं, जैसे आगे बता रहे हैं, देखो, जैसे अव्ययी भाव समास में प्रायः क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग या वचन या कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। लिंग भी आप जानते हैं, वचन भी आप जानते हैं, कारक भी आपको पता है, काल और के अनुसार ये बदलते नहीं हैं, इसलिए ये अव्यय हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा इसकी क्या बन गई? परिभाषा क्या बनी कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, समस्त पद जो है वो अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके आपने ये नियम जान लिए, और भी हैं इसके नियम। देखिए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द 2 बार आया हो। पुनरावृत्ति माने बार बार आना। अगर एक ही शब्द दोबारा आया हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हों, अव्यय की तरह मतलब कि उसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भेद नहीं हो रहा है, तो वो अव्यय हैं, अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे संस्कृत के जो उपसर्ग मैंने अभी इससे पहले वाले पाठ में पढ़ाए थे, संस्कृत के उपसर्ग, अगर वो पद प्रयोग किए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे ये हो गया समासिक पद और इसका विग्रह है यहाँ पर। जैसे यथा विधि, यथा विधि ये एक अव्ययी भाव समास है, यानी अवधि के अनुसार। यथा विधि अवधि के अनुसार। इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या बन रहे हैं? ये किस तरह से प्रयोग हो रहे हैं? दोनों शब्द अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, है ना। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही आजन्म, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जन्म पर्यंत, है ना। बीचों बीच माने बीच में, साफ बिल्कुल साफ। ठीक है, आगे आ गया। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो।
यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन भी कह सकते हैं, दिन दिन भी कह सकते हैं, हर दिन भी कह सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रति एक भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आगे आपका दूसरा आ जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है ना। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दो पद हैं समास में, है ना, पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह जो होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। इसमें तत्पुरुष समास के 6 उपभेद बताए गए हैं। कारक के अनुसार विभक्तियों का के आधार पर इनका प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, पहला, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब परपद, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। विभक्ति चिन्ह जो है कि लिंग और वचन दूसरे पद के अनुसार ही होता है। और दूसरा इसका नियम है, इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। माने इसमें कर्ता और संबोधन 2 हटा दी गई हैं। इसमें से इनके अतिरिक्त 6 भेद वो हैं। इसके कारक के 8 भेद होते हैं ना, 8 भेद होते हैं कारक के। तो कारक में से कर्ता और संबोधन हटा दिया गया है, बाकी 6 इसमें प्रयोग की जाती हैं तत्पुरुष समास में। इसके अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। ठीक है। आगे ये है, ये देखो, विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद। विभक्ति के अनुसार कैसे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से कारक के 8 भेद होते हैं, 8 में से 2 भेद इसके हटा दिए गए हैं। ये 6 आपके इसके अनुसार हम विभक्ति और ऐसे समास को हम पहचान सकते हैं। देखिए, इसके नियम भी इसके और उदाहरण से आप पहचान जाएंगे। जैसे कोशकार, ठीक है ना, कोश को करने वाला, कर्म तत्पुरुष। कोशकार माने धन को एकत्रित करने वाला। ठीक है ना, कोश को एकत्रित करने वाला। कोशकार कर्म तत्पुरुष समास है इसमें। ऐसे ही मद माता, मद से माता माने मद कहते हैं नशा करना, तो मद माता माने बहुत नशा करने वाला। तो मद से माता, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये करण तत्पुरुष समास है। यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसे ही मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है ना, व्यय करना, तो यहाँ पर के लिए आ गया, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष आ गया। ठीक है। आगे ऐसे ही है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आपदान तत्पुरुष। ठीक है। फिर दीनानाथ, दीनों के नाथ, यहाँ पर के आ गया, संबंध तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती, पर आ गया यहाँ पर बीच में विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया। ठीक है। अब आगे आपका आ जाता है दूसरा कारक का भेद, तीसरा कर्मधारय समास। ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद में विशेष, विशेषण या उपमेय, उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद विशेष और विशेषण और उपमेय और उपमान हो, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताऊंगी। तो अगर संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, कारक की एक ही विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे? देखिए ये कि यहाँ पर कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण, विशेषण शब्द क्या होते हैं? जिसकी विशेषता, संज्ञा और संज्ञा
शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेषण की शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेष्य। ठीक है ना। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं, बीच में दो शब्दों को मिलाते हैं जब, तो उसके बीच में रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे देखो, और अभी इसके और नियम हैं। जैसे उपमेय क्या है? उपमेय है व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमेय क्या होता है? उपमेय में व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। और उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की गई हो, उसमें तुलना बताई जाती है। उपमेय है व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना बताई जाती है। और उपमान होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की गई हो। उदाहरण जैसे मृग लोचन। मृग क्या है? हिरन को कहते हैं। लोचन के नयन को कहते हैं, आँखों को कहते हैं, है ना, लोचन। तो यहाँ पर मृग अलग हो गया, ये उपमान है। ठीक है ना, ये उपमान है क्योंकि मृग से तुलना की जा रही है। जैसे ये है उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है, बताई जाती है। तो मृग उपमान है। के समान लोचन, मृग के समान लोचन। लोचन क्या हो गए? आँखें। तो ये उपमेय है ना, व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है। तो ये आँखों की तुलना मृग से की जा रही है, माने हिरन के समान आँखें। तो ये हो गया यहाँ पर उपमेय और उपमान। आप समझ गए होंगे क्या है। अब आगे आता है आपका विशेषण और विशेष्य। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें कर्मधारय समास में विशेषण क्या है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने काला कोट पहना है। कोट यहाँ पर विशेषण है और काला क्या है? प्रविशेषण, और मोहन विशेष्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मोहन ने काला कोट पहना है, तो इसमें से काला क्या हो गया? काला प्रविशेषण है और मोहन विशेष्य है। संज्ञा और सर्वनाम की जिसके लिए विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और कोट क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समासिक पद हो गया ये, और विग्रह है, जैसे नील कमल। ठीक है ना, ये दो पद हो गए इसमें। नील और कमल के उपमेय या उपमान होगा, माने कोई एक तुलना की जाएगी जिससे, और जिससे उसकी तुलना की जाएगी। ठीक है ना। तो ये उपमेय और उपमान हो गया, या विशेषण और विशेष्य होगा। कि विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए विशेषण, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। तो इसमें क्या है? नील और कमल, माने नीला है जो कमल। इसमें है जो विग्रह करने पर हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे है जो या रूपी। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। फिर ऐसे ही पीताम्बर, पीला है जो अंबर। फिर है भला मानस, भला है जो मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। लोह पुरुष, लोहे के समान, कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। ऐसे ही और हैं आपके यहाँ पर, जैसे चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। इसमें है जो प्रयोग हो रहा है या रूपी प्रयोग हो रहा है, तो इससे हम पहचानेंगे कर्मधारय समास है। अब आ जाता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें
दो पद जो होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में से एक अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में, तो इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसके कुछ नियम हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व पद और ना उत्तर पद। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की उपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें जो दोनों शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना उस अर्थ को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जब विग्रह करते हैं तो उसके बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है। वाला, है और जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे उदाहरण, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, जैसे रावण, आनन मतलब मुख, और 10 आनन के 10 जिसके सिर हैं वो हो गया रावण। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, दशानन तो माने रावण। ऐसे ही पंचानन, 5 हैं मुख जिसके शंकर जी। ऐसे ही गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि माने पहाड़ को धारण करने वाले श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके विष्णु। गजानन, इसमें गज के समान मुख वाले गणेश जी। गज माने हाथी ना, तो हाथी के समान मुख वाले गणेश जी। ऐसे ही और आ जाते हैं उदाहरण इसके, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका, वह है ना। इसमें है और वह या जिसका आया तो इससे हमने पहचाना कि ये बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह। ठीक है, अब आ जाता है आपका 5वां द्वंद्व समास, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? इस समास का द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। पहला पद जो है इसका संख्यावाचक होता है, इससे हम पहचान सकते हैं द्विगु समास को। पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या आप जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये संख्या, तो ये संख्यावाचक होता है पहला पद। और पूरा संपूर्ण पद जो होता है वो समूह का बोध कराता है, एक पूरे समूह को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास, इसके नियम देख लेते हैं। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, माने दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है इसमें। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। इसमें जो एक संख्या है, जो पहले पद में संख्या प्रयोग की जाती है, वो पूरे समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि उसमें अन्य माने तीसरा ही अर्थ निकलता है दोनों पदों को मिलाने से। लेकिन इसमें क्या होता है कि द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी अन्य समूह, किसी समूह का बोध कराती है, अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समास में होता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। इसमें इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में कौन सा, दो शब्दों को जब मिलाएंगे तो बीच में कौन सा शब्द दिखाई देगा? समूह या समाहार। तो इससे हम पहचान लेंगे ये द्विगु समास है। और संख्यावाची से भी पहचान लेंगे कि पहला पद संख्यावाची है, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, है ना, 5 पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। इसमें समाहार शब्द प्रयोग हुआ, समूह
है ना, तो इससे पहचान लेंगे। और 5 पंचवटी संख्यावाची है, पहला पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है। फिर दुसुती 2 सूतों का समूह, दुसुती, है ना। और पंचतत्व 5 तत्वों का समूह। त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार, 3 नदियाँ कौन सी, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी हो गया। ऐसे ही और आते हैं आपके सप्तऋषि, जैसे 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार। दशक 10 का समाहार, माने 10 उसका दशक कहेंगे, 10 चीज़ों का समाहार, तो दशक हो गया। अब आ जाता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ये आ जाता है, इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस समास में 2 पद होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं, और इसका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके नियम जान लेते हैं। नियम, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, लेकिन सदैव नहीं, मतलब हमेशा ही नहीं के विलोम होंगे। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे है लाभ हानि। लाभ और हानि क्या है, ये विलोम शब्द भी हो सकते हैं। तो जैसे लाभ या हानि, या लगा दिया या और लगाएंगे। नर नारी, नर है या और नारी, ठीक है ना, ये भी विलोम हो गए। लेन देन, लेना और देना। भला बुरा, भला और या बुरा। हरिशंकर, विष्णु और शंकर। हरि विष्णु है और दूसरा कौन है, शंकर, हरिशंकर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें 2 जो समास हैं, जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में, दोनों में कुछ अंतर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन रूप में विग्रह करेंगे तो यह कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। और कमल के समान नयन है जिसके विष्णु रूप में विग्रह करेंगे तो यहाँ पर बहुब्रीहि में अंतर आएगा। जैसे देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये कर्मधारय समास दिखा रहा है। और अगर हम कहेंगे कमल के समान नयन हैं जिसके, आगे हमने लगा दिया हैं जिसके, तो वहाँ पर विष्णु माने तीसरे ही अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर विग्रह क्या होगा, इसको कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। ऐसे ही और देख लेते हैं। जैसे इसमें ध्यान देने के लिए बातें क्या हैं, जिस रूप में विग्रह करेंगे उन्हीं चिन्हों के आधार पर समास का भेद होगा। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार है ना, द्विगु समास है। इसमें 3 रंगों का, 3 इसमें संख्यावाची आ गया, तो ये द्विगु समास हो गया। 3 रंगों वाला भारतीय राष्ट्रध्वज, तो यहाँ पर वाला शब्द का प्रयोग किया, 3 रंगों वाला, तो बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे ही त्रिफला 3 फलों का समाहार, द्विगु समास हो गया। 3 हैं फल जिसके औषधि विशेष, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया, मैंने जिसके आगे लगा दिया हमने जिसके, तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। और त्रिफला कहेंगे, 3 फलों का समाहार कहेंगे, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। आशा करती हूँ ये समास आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।